इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या लग रहा है आपको? कामयाब रहेगा? आपसी लड़ाई रहेगी? क्या फ्यूचर लग रहा है? एक अकेला सब पे भारी, इसका मायने क्या है भाई? भाई एक अकेला किसानों पर भारी, एक अकेला महिला पहलवानों पर भारी, एक अकेला गरीबों पर भारी। 85 करोड़ लोगों को आप भोजन दे रहे हैं 10 साल में। आप कह रहे हैं हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन आप तो भिखारी दे रहे हो, उसको में भी अपमान करते हो। भाई आपके नाना जी का पैसा तो है नहीं। ये कोई भी बीजेपी का नेता उन महिला खिलाड़ियों के साथ हुए अन्याय के बारे में बोल नहीं सकता। कोई नहीं बोलेगा, चाहे उनके वो जाति के हों या किसी भी जाति के हो। अभी भी देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन संसद हमारी हजारों करोड़ की तैयार हो गई, जबकि कोई जरूरत थी नहीं। पिछली संसद बहुत शानदार थी। कि जो 150 सांसद जो इन्होंने सस्पेंड किए, प्लस उसके बाद में भी मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग धड़ाधड़ मीटिंग कर रहे हैं। कल परसों भी मैंने देखा मोदी जी 4 घंटे पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग में रहे अपनी पार्टी के लोगों के साथ। भयंकर घबराहट है, क्योंकि इंडिया अलायंस जिस तरह का आपका गोदी मीडिया न्यूज चला रहा था कि इनमें ये झगड़े हो रहे हैं, वो झगड़े कुछ नहीं हो रहे हैं, और बहुत आराम से ये कुंडली मजबूत है और सत्ता का सुख दिखा रही है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इतवार का दिन सुबह होता है, आप इंतजार कर रहे होते हैं राजीव नारायण जी की ज्योतिष शास्त्र का, उनकी भविष्यवाणियों का। बहुत कंट्रोवर्शियल शो है मेरा ये। कुछ लोग इसके बहुत प्रशंसक हैं और कुछ लोग इसके बहुत आलोचना में रहते हैं। इस शो के शुरू होने से पहले मैं कह देता हूं कि अगर आपका ज्योतिष में यकीन है तो आप इस शो को देखिए। आपका ज्योतिष में यकीन नहीं है तो इस शो को बिल्कुल मत देखिए। मैं ये भी कह देता हूं कि मेरी ज्योतिष में रुचि है, मुझे ज्योतिष में यकीन है, तो मैंने इस शो को शुरू किया। कंट्रोवर्सी होती रहती हैं, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है। यहाँ ये भी कह दूं कि 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, वो राजीव जी की भविष्यवाणियों के उल्टे थे, सही नहीं हुई। राजीव जी का तर्क था कि उनकी भविष्यवाणियां सही थी, ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई, ये उनका लॉजिक था। लेकिन मेरा बताना जरूरी है इस शो को देखने से पहले। इस शो में राजीव जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ी बात कही है, और उससे भारत की राजनीति कितनी प्रभावित हो जाएगी इसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। पार्लियामेंट को लेके उन्होंने कुछ और बड़ी बातें कही हैं। तो ये शो देखिए, आपको मजा आएगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, उससे पहले आपको लगता है कि हम गोदी मीडिया नहीं हैं, ना हम थे, ना हैं और ना होंगे, तो हमारी थोड़ी सी मदद करिए। नीचे बटन है ज्वाइन का, 4 PM को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट करके बताइए शो कैसा लगा। चलते हैं राजीव जी के पास। स्वागत है राजीव जी 4 PM में आपका। और पिछली बार पिछले प्रोग्राम में हमने संसद की चर्चा करी थी, क्योंकि जब पार्लियामेंट बनी थी, उद्घाटन हुआ था, तो मैंने आपसे शो किया था और अप्रत्याशित रूप से आपने बहुत भयंकर भयंकर बात कही थी। आपने कहा था कि यह पार्लियामेंट का जिस क्षण इसका मुहूर्त हुआ है, या जिस क्षण इसकी शुरुआत नींव पड़ी है, वो काल अच्छा नहीं था। और आपने कहा था कि इस संसद में आपको आगजनी, मतलब आग की शॉर्ट सर्किट, जहरीले धुआं निकलना दिख रहा है, और वो वाकई में हुआ कि एक कुछ लोग पार्लियामेंट में कूदे और एक जहरीली गैस, या जो उनका पटाखा था, उस पटाखे से गैस निकली। दूसरा आपने कहा था कि यह संसद कभी भी शांत नहीं रहेगी, इसमें लगातार अपमर्यादित भाषण दिए जाएंगे, इसमें लगातार स्तरहीन बातें की जाएंगी, आपस में मार पिटाई की नौबत आ सकती है। वो सब भी हमने देखा कि इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगभग 150 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हों। इस हद तक निर्लज्जता का परिचय हुआ हो। पूरी दुनिया में हैरानी की बात थी कि इंडिया में पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। तो पार्लियामेंट को लेकर जो जो बातें आपने की थी, वो उसमें काफी अंश तक मिलती जुलती नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है कि संसद में जो आपने कहा था, क्या वाकई में ये कभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग कभी शांत नहीं रहेगी? ये इससे अच्छे संकेत नहीं आएंगे, प्यार के संदेश नहीं आएंगे, ऐसी झगड़ा मारपीट ये सब चलता रहेगा राजीव जी? जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे बताया था कि वे धनु लगन की ये कुंडली बनी थी, और आपकी पार्लियामेंट का जो है वो और उसमें धनु लगन वैसे ही उग्र लगन होता है बृहस्पति का, साथ में 10वें घर में मंगल और सूर्य जैसे 2 क्षत्रिय जो जाति है वो सूर्य और मंगल से देखी जाती है, वो उनका वहां पर जाना।
तो ये संकेत देता है कि ये भवन कभी भी जो पार्लियामेंट की जो गरिमा है उसको कभी मेंटेन नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ, पार्लियामेंट की गरिमा यहाँ पर कभी मेंटेन नहीं होगी। यहाँ पर जो भी शासन में बैठेगा, कल को अगर विपक्ष में बीजेपी बैठेगी तो बीजेपी के सांसद तो ज्यादा आएंगे, तो वो भी हल्ला उल्ला करेंगे, तो ये संसद का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि भाई जो 150 सांसद की है, जो अपने आप में आजाद भारत इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्ट्री बन गया है ये, क्योंकि ऐसा इससे पहले शायद 126 सांसद, आप लोग दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, 126 सांसद टोटल हुए थे 1989 में। तो और सांसद का जो निलंबन, आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का गला घोटना जैसा, क्योंकि एक सांसद 5 लाख से 10 लाख की पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, और उनको बाहर कर देना, और जिस तरह का जो ये सब शुरू हुआ है, तो हमारे सबके सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बार बार दर्शकों को एक ही कुंडली क्यों दिखाता हूं, कि आप मेरी बातों को हमेशा इस जरा ध्यान से सुनिए। कई वर्षों की रिसर्च है मेरी, जो भाजपा की कुंडली, मैंने कहा कि ये भाजपा का चाल चरित्र आचरण कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो चाल चरण आचरण कभी अच्छा नहीं होगा, मतलब कभी डेमोक्रेसी की ये जो है रेस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। तो मूल रूप से जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने ही ये उसके जो नेता ने ही इसका उद्घाटन किया और उन्होंने ही बनवाया। तो ये कहते हैं ना कि भाई अगर आप दुष्चरित्र हैं, या आपका बैड इंटेंशंस है, मेलाफाइड इंटेंशन है, तो वो काम कोई भी अच्छा नहीं होगा, उसमें शुभता आ ही नहीं सकती है। तो ये इसका भविष्य आगे भी अच्छा नहीं रहेगा, ये मैं आज भी इस बात पर कायम। हाँ, ठीक बात है राजीव जी। और ये बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए कि आप लगभग 150 सांसद सस्पेंड कर दें, उनको बहाल ना करें। और कांग्रेस के टाइम में जो आपने जिक्र किया, वो 63 सांसद थे, एक ही दिन बहाल किए गए, वो सस्पेंड किए गए थे, लेकिन अगले दिन बहाल कर दिए गए थे। वो लड़ाई लंबी नहीं चली थी। अब पार्लियामेंट के अंदर पहले विधूड़ी का भाषण सामने आया, जो आप कह रहे थे कि बहुत लज्जाजनक बातें होंगी, शर्मनाक बातें होंगी, नकारात्मक बातें होंगी। तो वो सब दिखा हमें कि विधूड़ी ने जिस तरह का एक निर्लज्जता का परिचय दिया, एक स्तरहीन बात करी, एक समुदाय को आहत करने वाली बात की, देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की बात की, वो इस नई पार्लियामेंट में दिखा। लेकिन राजीव जी, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई है पार्लियामेंट। देश में कोरोना काल में पार्लियामेंट का काम रुका नहीं, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, दवाएं नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट हमारी शान से बन रही थी। अभी भी देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास खाने के पैसे नहीं है। लेकिन संसद हमारी हजारों करोड़ की तैयार हो गई, जबकि कोई जरूरत थी नहीं। पिछली संसद बहुत शानदार थी, ऐसी कोई कमी नहीं थी, मजबूत बिल्डिंग थी। पता नहीं क्यों हमारा प्राइम मिनिस्टर को लगा कि एक उनका नाम होना चाहिए कि यह पार्लियामेंट बनाई किसने है, तो मोदी जी का नाम होना चाहिए। तो क्या ये मोदी जी का नाम इस तरह खराब चीजों में आएगा कि भाई एक पार्लियामेंट है जहां पे एमपी लड़ते रहते हैं, 150 एमपी निकाल दिए जाते हैं? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा राजीव जी? देखिए, बिल्कुल हमेशा ऐसा ही रहेगा। और दूसरा बात, आप जिन नेताजी का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने ये संसद बनाई है, उन्होंने वो 3 राज्यों के जैसे तैसे उन्होंने चुनाव जो जीते हैं, वो अब उस पे क्या हम बार-बार डिबेट करें, वो पब्लिक सब जानती है। तो उसके बावजूद भी आप देखिए वो अशांत क्यों हैं? उनके अंदर पीस क्यों नहीं आई? वो खुश क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि मूल रूप से जो है, उन्होंने जो जो संदेश दिया बाद में, एक अकेला सब पे भारी। इसका मायने क्या है भई? भाई एक अकेला किसानों पर भारी, एक अकेला महिला पहलवानों पर भारी, एक अकेला गरीबों पर भारी। 85 करोड़ लोगों को आप भोजन दे रहे हैं 10 साल में। आप कह रहे हैं हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन आप तो भिखारी दे रहे हो, उसको में भी अपमान करते हो। भाई आपके नाना जी का पैसा तो है नहीं, ये पैसा तो पब्लिक के टैक्स का पैसा है जो आप बांट रहे हो। और फ्री भोजन क्यों दे रहे हो? रोजगार दो। तो जो बच्चे सदन में भी घुसे थे, वो भी बेरोजगारी का ही मुद्दा लेकर के घुसे थे, जैसे अखबारों में मैंने पढ़ा। तो सबसे बड़ी बात है कि एक अकेला सिखों पे भारी, एक अकेला किसानों पे भारी, एक अकेला छात्रों पर भारी, एक अकेला दलितों और आदिवासियों पर भारी। तो ये एक अकेले की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आज हमने बार बार हमने ये कहा कि भाई जो राक्षसों के गुण जो बताए गए हैं, वो भगवान कृष्ण साहब ये कहा गीता के। मैं आज दर्शकों को बताना चाहूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गीता जयंती है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, जो 700 श्लोक के रूप में हुआ। तो जब वो भगवान चैप्टर 16 में कहते हैं
वही के मैं बड़ा धनी हूं, मैं बड़ा कुटुंब वाला, मतलब जिसके व्यक्ति के अंदर मैं आता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे आसक्त आसुरी लोग, राक्षसी लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो भगवान इस तरह के लोगों को बता रहा है कि भाई ये अहंकार जो है बेसिकली, और भगवान को अहंकार कभी भी पसंद नहीं है किसी का भी, किसी भी व्यक्ति का। मनुष्य कितना ही धार्मिक हो, जब वो रावण जैसा जो महान आत्मा, जो बहुत बड़ा शिव का भक्त था, लेकिन केवल अहंकार के कारण उसको दंड मिला। तो ये जो हमारे जो नेताजी हैं, उन्होंने अपनी क्या महत्वाकांक्षा पूरी की, वो नेहरू जी की नकल तो करते हैं, उन्हीं की तरह चूड़ीदार पजामा पहनते हैं। मुझे जहां तक आरएसएस के लोगों ने बताया था कि मोदी जी जब आरएसएस में आए थे तब ऐसा नहीं था उनका, बाद में उन्होंने कोई अपना पोशाक चेंज किया। नेहरू जी से कंपेयर ज्यादा करते हैं वो, और ग्लोबल लीडर की। और जिस तरह की आप देख रहे हैं कि विश्व में हमारी जो अभी आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी, मैंने पत्रकारों को ही सुना था कि भारत के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो चुका है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा। आप सोचिए कि अभी 4 महीने तक तो आपको रेवड़ियां बांटी जाएंगी, लेकिन 4 महीने के बाद इसका जो ब्याज कहां से निकालेंगे? रोजगार आ नहीं रहा, आपके पास विदेशी निवेश आ नहीं रहा, नए उद्योग लग नहीं रहे, टोटल अंधकार है आगे के समय में। जो भी सरकार 4 महीने बाद 5 महीने बाद चुन के आएगी, उसके सामने खजाना खाली मिलेगा, कर्ज और भारी कर्ज मिलेगा जिसकी ब्याज आप हैवीली दे रहे हैं। तो ये जो अशांति है, देखिए हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपके कहा था कि मेरे को अगर कोई सफलता मिलती है तो मुझे विनम्र होना चाहिए। यह विनम्रता तो दिखती नहीं है कि आपने उन राज्यों की सफलता के बाद लगातार, देखिए सीक्वेंस कैसा गलत आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था, धर्मशास्त्रों को लोग जानने वाले ये इस बात को समझें कि जब भी आप अधर्म छल कपट से कोई सफलता हासिल करते हो, मेंटल पीस नहीं आएगी कभी भी। आप देखो वो उत्तर भारत में करणी सेना ने बड़ा हल्ला मचाया था एक पिक्चर के ऊपर आज से 2-3 साल पहले। और जैसे ही रिजल्ट आते हैं, उसी के दौरान करणी सेना के कोई चीफ का उसका मर्डर हो गया। तो आप संदेश क्या देख रहे हैं कि जो अब, और भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कर्म का सिद्धांत है। वो दंड मिलेगा। हिंसा में आप रहो तो हिंसा का जवाब हिंसा से मिलेगा। वो हुआ मणिपुर में, कई लोग मारे गए। उसके बाद आपने देखिए, आप इतने रेस्टलेस और इतने एंगर और इतने विंडिक्टिव हैं बदला लेने वाले कि आपने सांसदों की आवाज, उनकी केवल एक छोटी सी डिमांड थी कि जो कि डेमोक्रेटिक डिमांड थी कि भाई पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर जवाब दें इस बात के लिए कि इतना बड़ा ब्रीच कैसे हो गया, क्योंकि आपने आतंकवादियों के लिए रास्ता खोल दिया है इसमें। क्योंकि उनको तो पता लग गया कि इस तरह से आसानी से एसेस हो सकती है ये बिल्डिंग। तो ये उसके ऊपर आपने बजाय उस चीज को, कहीं भी हम बात नहीं कर रहे हैं, और सांसदों को निलंबन कर दिया। तो ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि आपके अंदर वास्तव में कोई देवता वाले गुण तो है नहीं, अधर्म है, और अधर्म का ही शासन है ये सब। बिल्कुल राजीव जी, थोड़ा विषय से अब अलग हटके इंडिया गठबंधन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या लग रहा है आपको? कामयाब रहेगा? आपसी लड़ाई रहेगी? क्या फ्यूचर लग रहा है? आज एक बहुत फिर चैलेंजिंग भविष्यवाणी, मजा मजा आता है चैलेंजिंग भविष्यवाणी करने में। मेरे एक मित्र ने मुझे थोड़ा सा पॉइंट आउट किया, विकिपीडिया में भी ये डेट अवेलेबल है। हमने अभी तक आपके प्रोग्राम पे जो एक कुंडली चर्चा की थी 23 जून 2023 की, जो पटना में मीटिंग हुई थी, वो बेसिकली मोमेंट ऑफ कंसीविंग था, जिसमें कंसीव करता है ना, जैसे बच्चा कंसीव करता है, इसी तरह से वो घटना घटी कि भाई विपक्ष के लोग इकट्ठे हुए। लेकिन आज हॉरोस्कोप ये मैं आपके लोगों को भेजूंगा, आप जरूर दिखाइएगा। इंडिया अलायंस जो वर्ड जो है वो अनाउंस किया गया था 18 जुलाई 2023 को शाम को 4:20 पर बेंगलोर में जो मीटिंग हुई थी उसमें। तो इस कुंडली को मैं बता देता हूं, हमारे ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है कि 3 प्रकार के लगन होते हैं। लगन जिससे कुंडली शुरू होती है, और वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई भी हमारी आइडेंटिटी है वो लगन से देखी जाती है। और मून चंद्र राशि जो होती है वो स्टेट ऑफ माइंड है, हमारा हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चंद्र राशि से देखा जाता है। तो उसमें 3 लगन होते हैं, स्थिर लगन, चर लगन, मूवेबल साइन, एंड डुअल साइन, 2 संभाव लगन। तो स्थिर लगन अगर किसी का निकल के आता है तो मतलब कोइंसिडेंस देखिए कि 23 जून को भी वहां पर सिंह लगन था। वो सिंह लगन, जो ज्योतिष के जानकार वो मेरी बात को आराम से समझ जाएंगे, वो भी स्थिर लगन था। और 18 जुलाई 2023 को
मंगल का लगन वृश्चिक लगन मिला, वो भी स्थिर लगन है, क्योंकि स्थिर लगन 5, 8, 11 होते हैं। तो ये स्थिर लगन 2, 5, 8, 11 तो स्थिर लगन, और इसका लगन का स्वामी 10वें घर में मंगल में बैठा, 10वें घर में बैठा सत्ता के घर में, साथ में चौथे घर में प्रजातंत्र का कारक, डेमोक्रेसी का कारक शनि भी है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर इस कुंडली के आधार पर मैं बताता हूं कि इंडिया अलायंस को सत्ता मिलने का संकेत दिख रहा है ग्रहों के कारण। इतनी मजबूत कुंडली, इतनी मजबूत, मतलब कांग्रेस की कुंडली से भी ज्यादा मजबूत कुंडली है ये। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की कुंडली से भी ज्यादा मजबूत, क्योंकि ये तो सीधा सीधा राजयोग हो गया। राजयोग का सिद्धांत ये होता है, जो संजय जी ज्योतिष में आप भी मेरे से बात करते हुए ज्योतिष सीख जाएंगे, कि अगर लग्न और केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाए तो राजयोग होता है। तो लगन जो है केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, और उसका स्वामी मंगल यहाँ 10वें घर में बैठा, और 10वें घर में मंगल दिग्बली होता है, मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये कुंडली, अगर ये कुंडली, ये जो विकिपीडिया से मैंने डेटा लिया था और कंफर्म भी कर लिया मैंने एक पत्रकारों से कि 18 जुलाई को ही अनाउंसमेंट हुआ है, तो जो आप गठबंधन की बात करें, मैं तो राजयोग देख रहा हूं। और ये यही कारण है कि ये अगली सरकार इंडिया गठबंधन का उसमें रोल होने वाला है। कितनी रोल सीटें होने वाला आएंगी, है, बनने वाली है, रोल होने वाला है, बनने बनने वाली वाली है, मतलब वही उन्हीं की सरकार बनने वाली है इस कुंडली के आधार पर। जितनी भी पॉलिटिकल कुंडली में पॉलिटिशियंस की अमूमन देखता नहीं हूं, इसलिए क्योंकि उनके डेटा गलत होते हैं। तो मेरे पास कांग्रेस की कुंडली है, भाजपा की कुंडली है, और इंडिया अलायंस की कुंडली है। तो इन तीनों कुंडलियों में कांग्रेस की कुंडली से भी ज्यादा, भाजपा की कुंडली से ज्यादा अच्छी कांग्रेस की कुंडली, कांग्रेस की कुंडली से ज्यादा अच्छी इंडिया अलायंस की कुंडली। ये कुंडली आने वाले टाइम में, और यही कारण है, देखिए एक फियर है इन लोगों के अंदर कि जो 150 सांसद जो इन्होंने सस्पेंड किए, प्लस उसके बाद में भी मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग धड़ाधड़ मीटिंग कर रहे हैं। कल परसों भी मैंने देखा मोदी जी 4 घंटे पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग में रहे अपनी पार्टी के लोगों के साथ। भयंकर घबराहट है, क्योंकि इंडिया अलायंस जिस तरह का आपका गोदी मीडिया न्यूज चला रहा था कि इनमें ये झगड़े हो रहे हैं, वो झगड़े कुछ नहीं हो रहे हैं, और बहुत आराम से ये कुंडली मजबूत है और सत्ता का सुख दिखा रही है। ये तो आपने बड़ा वो भयंकर वो बात कह रहे हैं आप, मोदी जी परेशान हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन। बात तो सही है, क्योंकि जिस समय 2019 में पुलवामा था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, राष्ट्रवाद था, सांप्रदायिकता चरम पे थी, तब भी बीजेपी को 37%, 38% वोट मिले थे, यानी 63% वोट अलग थे, उनकी विचारधारा के खिलाफ थे, बटे हुए थे। और बटे इंडिया हुए थे। गठबंधन का डर यही है कि इंडिया गठबंधन है वो 63% इकट्ठे हो गए तो पूरा सीन बदल जाएगा, ये मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये आपको ये जितने बिखरे हुए लोग हैं, ये सब आपको एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूत। स्थिर स्थिर लगन का संजय जी मतलब ये है कि हमारे कोई भी, जैसे कोई कुटुंब भी होगा ना, उसमें एकता रहेगी, उसमें बिखराव होगा ही नहीं। अगर ये कुंडली अगर ठीक है, आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। जब भारत की आजादी का समय निकाला गया था, तो 2 जोशी, मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा, 2 जोशी बुलवाए गए थे, पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री और सूर्य नारायण व्यास उज्जैन वाले। और पाकिस्तान को उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से उनका अनाउंसमेंट कर दिया था। तो हमारे जोशियों ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने इनवाइट किया था, तो उन्होंने ये इसी चीज का ध्यान रखा था, जिस जिस सिद्धांत को मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा भाई स्थिर लगन में हम जो है भारत की आजादी लेंगे। तो टॉरस लगन में, भारत की 2 नंबर लगन होता टॉरस, उसमें आजादी ली गई, इसीलिए। अच्छा, उस समय भी ये सब देखा जाता था। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धांत है ना ज्योतिष का। तो आप देखिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, मतलब एक साथ 2 आजाद हुए हैं, उनका ये बांग्लादेश बन गया उनके अंदर से। हमारे यहाँ 2 टुकड़े नहीं हुए आज तक भी। आप 75 साल से ज्यादा हो गए आपकी आजादी को, वो इसीलिए क्योंकि स्थिर लगन लिया गया था आपका वहां पर उस समय कैलकुलेशन में। तो उसी लगन के आधार पर मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन में कितना ही छोटी मोटी बातें हैं, वो परिवार में होती भी हैं। सबको अपना बात कहने का हक है। अच्छा फैमिली वही कही जाती है जहां एक दूसरे को सुना जाए, तो वहां पर ओपननेस है। बीजेपी की तरह से नहीं है कि उन्होंने हाँक दिया एकदम किसी भेड़ चाल की तरह से। अब जैसे आप देख रहे हैं कि कहां पर हमारे उपराष्ट्रपति महोदय अपनी जाति बता रहे थे वहां खड़े होकर के। पहली बात तो उनके ऊपर इंपीचमेंट का केस बनता है, क्योंकि जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ सदन के अंदर अपनी जाति नहीं कह सकता। ये लोगों को इस पर केस दाखिल करना चाहिए उनके खिलाफ, इंपीचमेंट का, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो इंपीच हो सकते हैं। दूसरा बात कि आप जिस जाति का नाम आप ले रहे थे,
आज उन जात की बच्चियों के साथ आप देखिए, कल किसी ने वो अपने बेचारी ने संन्यास ले लिया, महिला पहलवान ने, और दूसरे ने अपनी पद्मश्री उपाधि वापस लौटी, और पूरी जात हमारी खामोश है। और उसके साथ मजे की बात देखो, ये मैं भेड़चाल वाली बात कह रहा हूं, कांग्रेस में भी है थोड़ा सा इस तरह का सेंट्रलाइज पावर, लेकिन फिर भी ओपननेस है। लेकिन बीजेपी में ओपननेस नाम की कोई चीज नहीं है, जीरो। कि कोई भी बीजेपी का नेता उन महिला खिलाड़ियों के साथ हुए अन्याय के बारे में बोल नहीं सकता, कोई नहीं बोलेगा, चाहे उनके वो जाति के हों या किसी भी जात के हो। तो आप देख रहे हो लगातार इसी तरह रमेश बिधूड़ी जी ने कुछ कह दिया, वहां पर भी कोई नहीं कुछ बोल रहा है। 150 सांसद आपने, मतलब हर काम में आप देखिए कि जो भी इन्होंने अपराध किए हैं, वो सारी पार्टी एक लाइन ले लेती है। महिलाएं कहां चली गई, आज वो कहां चले गए, इनके जो समर्थक गोदी मीडिया के लोग कहां चले गए। इन बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं 2 दिन से ये लगातार टीवी दिखाने की कोशिश कर रहा था, डिबेट सुन रहे हैं, और वो कहां चले गए, अक्षय कुमार कहां चले गए, सचिन तेंदुलकर कहां चले गए। ये सब लोग स्वार्थी लोग हैं, जो सत्ता के साथ मलाई तो खाते हैं, लेकिन आम समाज के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपको मैं फिर वापस निश्चित कर रहा हूं कि इसीलिए मैंने उदाहरण इंडिया के आजादी का दे दिया, कि वो भी स्थिर लगन था, और स्थिर लगन में ही इंडिया अलायंस पहली मीटिंग भी स्थिर लगन में हुई है। कोइंसिडेंस है, इन लोगों को ज्योतिष किसी जोशी को नहीं पूछा होगा उन्होंने, मैं पक्का मानता हूं। और दूसरी बेंगलोर में भी मीटिंग, तो ये तो भाई शासन में आ रहे हैं वापस। बड़ी बात कही आपने। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है इस बीच में कि राहुल गांधी प्लान कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने के लिए। अगर राहुल गांधी फिर यात्रा निकालते हैं तो ये यात्रा कैसी रहेगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस की जो कुंडली है वो 2 जनवरी 1978 को कांग्रेस बनी थी, और ये जरूर करना चाहिए। बार बार मैंने आपके प्रोग्राम में एक चीज को हमेशा मेंटेन किया है, मैंने कभी भी किसी प्रोग्राम में नहीं कहा कि राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री पद का कोई योग है। राहुल गांधी को मैंने हमेशा प्रोजेक्ट किया कि राहुल गांधी बेसिकली एक सेंटली फिगर है। उसकी जो कुंडली में जन्म का बृहस्पति प्रभावित हो रहा है गोचर के बृहस्पति से, तो उसको इसी तरह के धर्म कर्म और नेटवर्किंग में जाना चाहिए। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा किसी भी प्रकार की यात्रा, ज्योतिष में ज्योतिष के प्रेमियों को बता देता हूं, तीसरे घर से यात्रा देखी जाती है। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ जर्नी। तो राहुल गांधी की कुंडली में बृहस्पति तीसरे और 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को ये यात्रा निकालनी चाहिए। और राहुल गांधी की इस यात्रा से लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप में बेसिकली महात्मा गांधी जैसा फिगर जो है इवॉल्व हो रहा है। यही मैंने आपको पहले बार भी कहा था कि महात्मा गांधी का लगन और राहुल गांधी का लगन एक ही है। तो इसीलिए राहुल गांधी किंग मेकर तो बन सकते हैं, लेकिन किंग बनने में उनको परेशानी आएंगी। और अजात शत्रु, मैंने एक और बात कही थी, उनके 6वें घर में राहु है, तो उनकी जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है, जैसे कल के मैं बहुत देख रहा हूं मीडिया कितना भी उड़ा रहा है, उन्होंने नीतीश कुमार से बात की, बहुत अच्छी इस समय स्ट्रेटेजी बना रहे हैं राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी इतना बढ़िया इसमें स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग में इन्वॉल्व है, वही उनकी सबसे बड़ी खूबी भी है। तो 2 चीजें उनको हमेशा करनी चाहिए, एक तो लोगों के साथ संपर्क, लोगों के बीच में रहना चाहिए। मतलब उनको उनके वो सूट नहीं करता उनकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग। मैं आज कांग्रेस के लोग भी सुने इस बात को कि वहां पर वो इलेक्शन की रैली को, स्पीच को संबोधित कर रहे हैं, वो नहीं, वो मासेस के साथ मास कांटेक्ट में चले जाएं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा जैसी, उसी से उनका कद भी बढ़ेगा और पार्टी को उनकी फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। राजीव जी, बहुत सारी जानकारी दी। अंत में आप कुछ दर्शन के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में बताते हैं दर्शकों के लिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। ऐसा है कि मैंने कभी एक बीमारी की बात की, मैंने बीजेपी की कुंडली में, इतनी अच्छी कुंडली है बीजेपी की कि जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं वो सारी की सारी वहां से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, सारी मानसिक बीमारियां। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया मैं बता ही चुका हूं, और बाइपोलर में बता ही चुका हूं। बाइपोलर में जिसमें मतलब लोगों को गुस्सा आता फिर शांत हो जाते हैं, वो बाइपोलर होगा। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब जिसमें आप फियर के कारण किसी को मार देते हो। एक नई बीमारी और है, फियर साइकोसिस, इसको पैरानोया कहते हैं। पैरानोया इज एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट कंबाइंड विद कॉग्निशंस। इट मेक्स अस फील एंग्री, सैड और फ्राइटेंड। कंटिन्यूअस सफरिंग with this changes our gastric juices, hormones, breathing and sleep pattern in our body। तो ये जो बीमारियां हैं ये एक तरह से डिप्रेशन की तरफ भी लेके जाती हैं। भाई है तो माइंड की चीजें। और एक मानसिक बीमारियों के लिए मैं ज्योतिष के कुछ कॉम्बिनेशन बता देता हूं, क्योंकि ज्योतिष में कुंडली के आधार पर ही हम देख लेते हैं कि बीमारियां, मानसिक बीमारियां किसको हैं किसको नहीं होंगी।
तो मून जो है, इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ माइंड, इट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ माइंड, इट सिग्निफाइज अवर अटैचमेंट, फीलिंग्स, इमोशनल रिएक्शंस, मेंटल कॉम्पेटिबिलिटी विद अदर्स। और दूसरा है बुद्ध को माना गया है, क्योंकि बुद्ध हमारा, इट सिग्निफाइज अवर नर्वस सिस्टम, एकेडमिक डिसिप्लिन, जो एजुकेशन है वो भी देखिए, रेशनैलिटी, लॉजिक एंड इंटेलेक्ट, और इट हैज, अच्छा तीसरा माना गया जुपिटर को, इट सिग्निफाइज मैच्योरिटी एंड विजडम। पांचवा घर कुंडली का, आज इसीलिए मैं घुमा करके लेकर के आऊं, ज्योतिष से भक्ति को जोड़ने की कोशिश करूं। हमारी आपकी कुंडली का ये जो पांचवा घर है, ये पांचवा घर होता है, ये आपका पूर्व पुण्य भाग का है। मतलब आपकी जब आत्मा एंटर करती है, जब मनुष्य का जन्म होता है तो आत्मा यहां से एंटर करती है, यहां से एंटर करती है। सो पांचवा घर भक्ति का है, पांचवा घर शिक्षा का भी है, पांचवा घर ज्योतिष का भी है। तो इमोशनल हेल्थ के लिए पांचवा घर माना गया है। और पांचवा घर है, इट सिग्निफाइज फैसिनेशन, थिंकिंग, लॉजिक एंड विजडम, प्लानिंग फॉर ए साउंड मेंटल हेल्थ। फिफ्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड अनअफ्लिक्टेड। तो ये होना चाहिए। अब आप ये देखिए, पांचवें घर से भक्ति भी आती है। तो आज दर्शकों के लिए मैं बताता हूं, दर्शकों को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन अर्जुन, जो कि मेंटली बिल्कुल हताश निराश हो चुका था, और इतना टैलेंटेड आदमी, इतना बड़ा धनुर्धर, और उसको उन्होंने जो ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, वो गीता का ज्ञान 700 श्लोक में है और 18 चैप्टर हैं। और इस गीता को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। और वर्तमान में ये देखिए, आत्म, इसमें लिखा है, अर्जुन जो हताश निराश हो चुके थे, आत्मज्ञान के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया। ये संवाद 700 श्लोक और 18 चैप्टर में है। इस ग्रंथ की रचना महान युग दृष्टा महर्षि वेदव्यास ने की थी। वर्तमान में इस महान ग्रंथ की उपेक्षा के कारण ही समाज में अधर्म, दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। गीता ज्ञान को व्यवहारिकता में लाने की अत्यंत आवश्यकता है। ये मनुष्य के चरित्र निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है। और मैं एक और बात बताता हूं, देखिए, गीता जगत जननी है और किसी को निराश नहीं करती। यहां भगवान ने किसी भी देश, क्षेत्र, जाति या आस्था की बात नहीं कही है। उन्होंने वहां पर जीव, जगत और परमात्मा, तीन ही कैरेक्टर है इसके अंदर, और 4 कैरेक्टर और भी हैं। एक तो है धृतराष्ट्र अंधे, दूसरे दिन को दिव्य दृष्टि प्राप्ति से संजय, मनुष्य के रूप में जीव के रूप में थे आपके अर्जुन, और परमात्मा के रूप में आए आपके भगवान कृष्ण। तो इसीलिए जो लोग इग्नोरेंट है वो धृतराष्ट्र आपको अपने आप को मान कर रखे। तो ये कहते हैं, किसी जाति या आस्था की बात ना करके केवल स्वयं और समस्त मानव जाति के कल्याण की बात की है। उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाकर जीव, जगत और ईश्वर का ही व्याख्यान किया है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जिस आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, वह गीता में ही उपलब्ध है। आध्यात्मिक अनुभवों में प्रगति करने का ज्ञान एवं आध्यात्मिक साधना के रहस्य जानने का ज्ञान भी गीता में ही है। क्योंकि सत्य को आप तब पहचान पाओगे जब परमात्मा की बात सुनोगे। क्योंकि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, दान से दया बढ़ती है, क्षमा से धर्म स्थिर रहता है, क्षमा करने वाला सदैव धर्म में रहता है, क्रोध से धर्म का नाश होता है, झूठ, हिंसा, हठ से अधर्म बढ़ता है। इसी के बाद में आपको एक गीता का श्लोक के साथ बात समाप्त करता हूं। जो बाद में भगवान ने, देखिए मजे की बात, सारी बात कहने के बाद 700 श्लोकों तक उनका संवाद हुआ है। उसके बाद में उन्होंने देखा अर्जुन अभी भी मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट में भगवान ने जो बात कही है वो हम सब लोगों के लिए लागू होती है। चैप्टर 18 में श्लोक नंबर 66 है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू मुझ में, मुझ सर्वशक्तिमान में अपना जो है ध्यान लगा, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस तरह से मैं दर्शकों को पुनः बात करता हूं कि ये गीता ही है जो आपको राक्षस और देवताओं के बारे में अंतर बताती है, और बाकी सब चीजें अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, अस्वर दीन जान की माता। और सबसे बड़ी बात, वहां तुलसीदास जी, और गीता को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, तो बिना हनुमान जी के प्रसन्न हुए भक्ति आएगी नहीं। तो वो शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा के, श्री गुरु चरण सरोज रज, और आखिर में आकर क्या कहते हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया, धन्यवाद, आभार। तो ये थे राजीव नारायण शर्मा जी, आपने देखा, इनकी बात सुनी। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि ये शो कैसा लगा, क्योंकि आपकी राय, आपकी जानकारियां हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 4PM बॉलीवुड भी। इन सबको सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।